नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, आज कलाम कोचिंग सीकर ने प्री रीट 2.0 आयोजित करवाई थी और जिन जिन विद्यार्थियों ने इस प्री रीट 2.0 में भाग लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने भाग नहीं लिया है उनके लिए मैं पेपर यहाँ डाल रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल टारगेट विद एमएस उस पर भी ये पेपर PDF सहित आपको डाला जाएगा, तो आप उस पेपर को हल कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कलाम प्री रीट 2.0 का पूरा पेपर है। जैसा कि रीट में आता है सभी सब्जेक्ट, केवल हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज थी, पंजाबी सिंधी वगैरह नहीं थी। ये पेपर है। आज हम मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हल करेंगे। कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो डाउटफुल हो, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार प्रक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल है जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। इनका क्रम क्या है? क्रम पूछा है। बांडुरा जो प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, उन्होंने जो सीखने की 4 प्रक्रियाएं दी थी, वो 4 प्रक्रियाएं, उनका क्रम क्या है? उन्होंने 4 प्रक्रियाएं दी थी, अटेंशन, रिटेंशन, इमिटेशन और मोटिवेशन। जो रिटेंशन था उसको मेमोरी भी नाम दिया गया था, स्मृति भी नाम दिया गया था। मतलब अवधान, प्रतिधारण या धारण या स्मृति, अनुकरण या उत्पादन और अभिप्रेरणा। मतलब 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा है? पहला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व यह नहीं है। मतलब इनमें कौन सा शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है? विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, सही बात है, यह तो दायित्व है शिक्षक का। विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, यह भी दायित्व है। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना, यह भी RT 2009 है उसमें दिया हुआ है, ये दायित्व भी है। पाठ्यक्रम का निर्धारण एवं निर्माण करना, ये दायित्व नहीं है शिक्षक का। तो पाठ्यक्रम का निर्धारण और निर्माण शिक्षक नहीं करेगा, ये इसमें उल्लेख नहीं है RT 2009 में। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? आप गलत कथन पूछा है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अनोन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही बात है, सतत अनोन्य क्रिया से ही होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, सही बात है, विकास परिपक्वता से भी होता है और अधिगम पर भी निर्भर करता है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन किया जा सकता है, ये गलत बात है। विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया नहीं है, विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया के साथ गुणात्मक प्रक्रिया भी है। प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब गलत कथन पूछा आपको, तो इसका सही आंसर हो गया तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? पूछा नहीं, कौन सी विशेषता नहीं है? इस अवस्था में बालक सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न होता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। मतलब सभी आवश्यक मानसिक शक्तियों से संपन्न हो जाता है किंतु उसका शब्द भंडार सीमित रहता है। ये शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। इस काल में बालक में नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था को खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। तो देखो C और D तो बाल्यावस्था की विशेषता है, कौन सी नहीं है पूछिए आपको? तो देखो अस्थिरता का समय नहीं है, दूसरी बात कल्पना लोक में विचरण भी नहीं करता, ये तो वास्तविकता का समय होता है इसका, इसलिए सही आंसर माना जाएगा B। आपको मैं बता दूं, मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ वो अपने ज्ञान के आधार पर बता रहा हूँ, जो कि लगभग आपके सही है। बाकी ऑथेंटिक आंसर की जो कलाम प्री रीट जो आयोजन किया है कलाम अकेडमी सीकर ने, वो जारी करेगी, तभी आपको ऑथेंटिक आंसर की प्राप्त होगी। वो आंसर की भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के संदर्भ में किस कथन से आप असहमत हैं? विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया से वह संकेत देता है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ निर्माण करता है, यह बिल्कुल सही बात है। रचनात्मक और जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान परिस्थितियों में निहित होता है, यह भी सही बात है। लेकिन रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और उसमें केंद्रीय भूमिका निर्वहन करता है। इसमें शिक्षक की केंद्रीय भूमिका नहीं होती, शिक्षक तो एक फैसिलिटेटर होता है, सहजकर्ता की भूमिका में होता है। तो इसका सही आंसर है D। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुष्ठान से संबंधित नहीं है? यह विद्यालय से व्याप्त रूढ़िवादी वातावरण को समाप्त करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रियात्मक अनुसंधान रूढ़िवादी जो वातावरण है उसको समाप्त करने में सहायक होता है। इसका कार्य क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेते हैं तो सूचनाओं का संकलन किया जाता है। देखो
इसका कार्य क्षेत्र व्यापक नहीं होता। इसका कार्य क्षेत्र एक विद्यालय, एक कक्षा कक्ष या वही परिवेश होता है, स्थानीय परिवेश होता है, व्यापक परिवेश नहीं होता। तीसरा ऑप्शन यह संबंधित उद्देश्य और उसकी प्रणाली में खुले परिवर्तन पर बल देता है। यह बिल्कुल सही बात है, यह आया हुआ एक प्रश्न है आप एग्जाम में पहले भी, खुले परिवर्तन में बल देता है ये। और इसमें कार्यवाही वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, निर्णय दिया जाता है, निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ये जो बी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मानदंडों के साथ किस शैक्षिक सत्र में शामिल किया गया? 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20। तो राजस्थान में जो सीखने के जो प्रतिफल है उनको निर्धारित मानदंडों के साथ 2017-18 में शामिल किया गया और एनसीईआरटी द्वारा एक सीखने के प्रतिफल नामक पुस्तक भी जारी की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? प्रत्यक्षण करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, समझने की योग्यता, जानने की योग्यता। तो जो एनसीईआरटी किताब है उसमें ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और जो चारों ऑप्शन है ये सही है। इसके जानने की योग्यता भी है, सीखने की भी है, प्रत्यक्षण करने की भी है, समझने की भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रवृत्ति जिसमें अनुक्रियाओं को क्रम स्थापित किया जाता है, मतलब अनुक्रियाओं को एक क्रम स्थापित किया जाता है, अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार या लाभ दिलाती है और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती है। देखो ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिसमें अनुक्रियाओं को एक क्रम से स्थापित किया, अनुक्रियाओं का एक क्रम स्थापित किया जाता है और जो अंतिम अनुक्रिया उस पर पुनर्बलन दिया जाता है। तो देखो शेपिंग, उद्दीपन नियंत्रण, श्रृंखला, उद्दीपन सामान्यीकरण। तो आपको पता होगा ये बीएफ स्किनर की जो टर्म्स है उन पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित है। तो देखो शेपिंग तो क्या होता है, शेपिंग में तो कोई भी जो अनुक्रिया है वो उसको शेपिंग मतलब होता है डालना, आकृतिकरण। इसमें वांछित पुनर्बलन दिया जाता है। कोई भी अनुक्रिया कर रहे हैं उसको तुरंत पुनर्बलन देके उस क्रिया को ढाला जाता है। मतलब कोई कार्य अच्छा कर रहा है तो उसको तुरंत पुनर्बलन दो ताकि वो उस कार्य में ढल पाए, तो यह तो होती है शेपिंग। लेकिन अगर चेन बना दिए, अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित कर दिया और फिर पुनर्बलन दे रहे हैं तो वो होती है श्रृंखला, चेनिंग। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखो सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जो मानसिक आयु है वो दी थी बीने ने, मानसिक आयु किसने दी थी? बीने ने। जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि का कंसेप्ट दिया था स्टर ने। और जो मानसिक परीक्षण है वो दिया था जेएम केटल ने और चतुष्टय समीकरण है वो दिया था स्पीरमैन ने। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4 और 3। तो सेकंड ऑप्शन है जो है वो, सॉरी सेकंड ऑप्शन है ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जा सकता है? देखो अंतर्नोद में अगर कमी आ रही है तो यह अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम अवस्था नहीं है। जिसका उद्देश्य जैविक आवश्यकता को पूरा करना है, यह भी अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था नहीं है। जिससे जीव को कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, ये हो सकता है। लेकिन अगला ऑप्शन देखो, जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है, ये अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझी जा सकती है। जिससे ऊर्जा मिले और जिससे व्यवहार को दिशा भी मिले, तो ये दोनों हो वही सर्वोत्तम अभिप्रेरणा की अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेशों की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होता है? मतलब जो निषेधात्मक व्यवहार है, माता पिता की आदेश की अवज्ञा करता है बालक, वो किस में प्रकट होता है? तो गुदावस्था, जेनिटल स्टेज, मुख्य अवस्था, लैंगिक अवस्था। तो लैंगिक अवस्था है, एक जेनिटल अवस्था है, गुदावस्था और मुख्य अवस्था। देखो इन दोनों अवस्थाओं में तो निषेधात्मक व्यवहार नहीं करता। अब लैंगिक और जेनिटल अवस्था की बात आती है, तो अगर माता पिता के आदेश की जो अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार है वो हमेशा ध्यान रखना किशोर अवस्था में प्रकट करता है। और इसका सही आंसर है जेनिटल स्टेज। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं मेरे अनुसार आंसर बता रहा हूँ और इसका आंसर शायद जेनिटल स्टेज माना जाएगा। लगभग जेनिटल स्टेज ही आंसर होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार है वो बालक किशोर अवस्था में करता है और जेनिटल स्टेज है वो 12 वर्ष के बाद शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं के उद्गम का या उद्भव का सही क्रम क्या है? मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिखाता हूँ इस प्रश्न की। देखो पहला है कंसेंट्रेशन, एकाग्रता, प्रतिज्ञाप्ति सोच, अहम केंद्रित व्यवहार, वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण। तो आपको मैं बता दूं, जो प्रतिज्ञाप्ति सोच है, जो प्रतिज्ञाप्ति सोच है या प्रोपोजिशनल थिंकिंग है वो आती है, जिसे अंतरसाध्य तर्क भी कहते हैं हम, वो आती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पियाजे की चौथी अवस्था में आती है। इसका मतलब प्रतिज्ञाप्ति सोच तो अंतिम ऑप्शन होगा, तो इसका ये 2 नंबर तो अंतिम में आएगा। तो इन 3 में आ रहा है, ये पहला तो कट गया।
अब आगे देखो, आगे जो अहम केंद्रित व्यवहार है वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और जो एकाग्रता और वास्तविकता का मानसिक निर्माण है वो संवेदी कामक अवस्था में आता है। तो अब देखो, मानसिक प्रतिरूपण 24 माह में 18 से 24 माह में शुरू हो जाता है। और अब आप इस ऑप्शन के देखो 4 1 3 2 और 1 4 3 2 में से मेरे अनुसार जो आंसर होना चाहिए वो होगा इसका डी आंसर, क्योंकि जो एकाग्रता है, जो कंसंट्रेशन है वो पहले विकसित होता है, उसके बाद वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण होता है। अगर बालक कोई एकाग्रता ध्यान देगा किसी चीज़ पर तभी मानसिक प्रतिरूपण बनेगा। तो इसके अनुसार पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा 1 4 3 2 ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है। तो ओलपोर्ट ने 3 शील गुण बताए थे, इनका सही क्रम या सही युग्म कौन सा है। मौलिक, केंद्रीय, गौण, प्राथमिक, मौलिक, केंद्रीय, केंद्रीय, प्रीतीय, प्राधान्य, प्राथमिक, गौण, केंद्रीय। इसमें अगर आप इंग्लिश टर्म देखते हैं तो पहला है कार्डिनल, इन्होंने बताया था मौलिक शील गुण, जैसे गांधी जी की अहिंसा। उसके बाद इन्होंने बताया थे केंद्रीय सेंट्रल शील गुण, जैसे ईमानदारी, दया, जो नौकरी जैसे पत्र होते हैं उनमें लिखे जाते हैं। और गौण शील गुण, जैसे मुझे आम पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, ये सब जो गौण शील गुण, उसका मतलब सही आंसर हो गया पहला, मौलिक, केंद्रीय और गौण, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध आगमनात्मक तर्कना से है। कौन सा आगमनात्मक तर्कना से संबंधित है। पहले से अनुमान लगाने की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक अहेड, मतलब आगे से या पहले से अनुमान लगाने की योग्यता, ये तो आगमनात्मक तर्कना में नहीं आती। भविष्य प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकालना, हाँ ये आगमनात्मक तर्कना में आती है। भविष्य उदाहरणों से या भविष्य प्रेक्षणों से या भविष्य क्रियाओं के बाद निष्कर्ष निकालना, ये आगमनात्मक तर्कना में आती है। एक विशेष से दूसरे विशेष का अनुमान लगाना, ये भी नहीं आता है। इस बात का मूल्यांकन कि क्या 2 आधार वाक्यों से निष्कर्ष निकलता है, ये भी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है और परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है। इस स्थिति को खाया जाएगा। देखो, उपागम परिहार, उपागम परिहार, बहुउपागम परिहार, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसका सही आंसर होगा वो होगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, उपागम द्वंद्व। क्यों होगा, क्योंकि बालक दोस्त की बारात में भी जाना चाहता है और माता पिता के साथ शॉपिंग करने भी जाना चाहता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपागम द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंकलन की नहीं है। इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से। आंकलन सूचनाओं का एकत्रण है, सही बात है, आंकलन सूचनाओं का एकत्रण होता है। बहुत सारी सूचनाएं व्यक्ति के बारे में ग्रहण की जाती है, एकत्रित की जाती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह भी सही बात है। इसका स्वरूप सुधारात्मक होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। आंकलन का जो स्वरूप है वो सुधारात्मक होता है, लेकिन इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि आंकलन भावात्मक पक्ष का भी किया जाता है और क्रियात्मक पक्ष का भी किया जा सकता है, केवल ज्ञानात्मक का नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का संयुग्म है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है। तो बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, इंटेलिजेंस लेवल पर बौद्धिक स्तर पर जो भिन्नता हो सकती है, सही बात है। उपलब्धि में भिन्नता, अचीवमेंट में भिन्नता हो सकती है, सही बात है। गतिवाही कौशल है, जो मोटर एबिलिटी है, उसमें भी भिन्नता हो सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी, इन सभी में भिन्नता पाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है। संतान की शारीरिक रचना व मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं। भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, जीव सांख्यिकी का नियम। तो देखो, इस प्रश्न का आपको कुछ बुक्स में देखोगे तो वहाँ ये जो समानता का नियम है वो प्रतिपादित सोरेनसन के द्वारा दिया गया है, ऐसा भी बताया गया है। जैसे आप उत्कृष्ट क्लासेस की नोट्स देखोगे या और कोई कोचिंग की नोट्स देखोगे तो वहाँ बताया गया है कि समानता का जो नियम है वो सोरेनसन ने दिया था, जबकि जो प्रत्यागमन का नियम है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रत्यागमन का जो नियम है, रिग्रेशन का जो नियम है, उसमें उसके सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वालों में प्रमुख योगदान सोरेनसन का है। इसका मतलब इसका आंसर ये भी है और ये भी है। तो आप कलाम कोचिंग जो कि इस पेपर को आयोजित करा रही है वो कौन सा आंसर मानती है, जो प्रत्यागमन भी मान सकती है और पहला भी मान सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एनसीईआरटी में दिखा हुआ है प्रत्यागमन का नियम, तो मेरे हिसाब से सी भी माना जाएगा आंसर, और बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्कुट देने से पहले बिस्कुट के डिब्बों को बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है। जब बॉक्स को खड़खड़ाना
CS है, और कुत्ते का लार टपकाना एक प्रकार का CS है, मतलब बिस्किट के कारण लार नहीं आ रही है, बॉक्स के खड़खड़ाने की वजह से लार आ रही है। तो ये कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स है, CS और CR है पहला ऑप्शन। निम्न में से एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है, देखो मेनली किस पर डिपेंड करता है ये पूछा है, अभिप्रेरणा पर, अनुबंधन पर, अनुकरण पर, उपयुक्त सभी पर। तो देखो ऐसे तो उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है, अनुबंधन पर भी निर्भर करता है, अभिप्रेरणा पर भी भाषा विकास निर्भर कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से अनुकरण पर निर्भर करता है। तो भाषा विकास की प्राथमिक सीढ़ी होती है अनुकरण, जिज्ञासा, उसके बाद अनुकरण। तो भाषा विकास है वो अनुकरण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार होता है। तो देखो अगर मनुष्य के पास पहले से समाधान तैयार है तो वो समस्या नहीं होगी, तो ये असत्य कथन हो गया। समस्या समाधान व सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। देखो समस्या समाधान के लिए भी उच्च स्तरीय चिंतन की जरूरत होती है, और सृजनात्मक चिंतन के लिए भी उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, सृजनात्मक चिंतन की आवश्यकता, अपसारी चिंतन की आवश्यकता होती है। तो ये उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता, वो भी समस्या समाधान, सृजनात्मक बालक भी समस्या समाधान करते हैं, वो केवल थोड़ी सी मौलिक तरीके से करते हैं। अगर इसमें दोनों में से ऑप्शन सही बढ़िया सम ऑप्शन माना हो तो बी मानेंगे, जिसका पहले से समाधान तैयार है वो समस्या नहीं होती। एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों में सृजनात्मकता में बहुत विभेद पाया जाता है, ये भी भाई सही बात है, एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों में सृजनात्मक में विभेद पाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय रचनावादी जो पाठ्यचर्या है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, उसके अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। तो ये प्रश्न मैंने आपको, जैसा कि आपको पता होगा, मैंने कम्युनिटी में भी डाला था एक बार प्रश्न, और ये प्रश्न रचनात्मकवादी जो पाठ्यचर्या है उसमें 5 ES पाठ्यक्रम चलता है, 5 ES, और उसी से ये प्रश्न लिया गया है। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, वह मेरा प्रश्न ये डाला हुआ है, और इस प्रश्न के वापस प्रश्न आया। आपको मैंने बताया था कि 5 होते हैं, पहला होता है इंगेज, दूसरा होता है एक्सप्लोर, तीसरा होता है एक्सप्लेन, और चौथा होता है इलेबोरेट, और पांचवा होता है एवोल्यूशन। तो देखो इसमें एक्सप्लोर दिया हुआ है, खोजना दिया हुआ है, व्याख्या करना दिया हुआ है, मूल्यांकन दिया हुआ है, लेकिन जो एक्साइटमेंट उत्तेजना है ये नहीं होता। ये उत्तेजना है वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का पार्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? अध्यापक के निर्णय को? नहीं, अध्यापक के निर्णय बता रहा है अध्यापक ये प्रतिभाशाली है, तो आप इस पर सबसे अधिक महत्व नहीं दे सकते। जीविकोपार्जन के लिए चुने गए व्यवसाय को, इस पर भी ज़्यादा आप नहीं दे सकते। बालक के परिवार की जो पृष्ठभूमि है उसको नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को, ये बिल्कुल सही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, वह जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उन पर आपको सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण ही बता सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक कौन से। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मुख्य ADHD अवधान कमी संबंधी विकार अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो बालक होते हैं उनकी नहीं होकर डिसलेक्सिया की है। देखो इस जो कलाम परी रीट 2.0 हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत से प्रश्न, सभी लगभग प्रश्न ऐसे हैं जिसमें नहीं का उत्तर पूछा है, और आप अगर नहीं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गड़बड़ी कर रहे हैं। तो प्रश्न में ध्यान से पढ़ो, नहीं होकर डिसलेक्सिया की कौन सी इसमें। तो देखो एकाग्रता में अवधान में कमी होती है, ये सही बात है, ये ADHD की होती है, डिसलेक्सिया की नहीं है। कार्य संपादन में कोई स्थायित्व नहीं होता, बिल्कुल, ये स्थायी एक जगह बैठ नहीं सकते, स्थायित्व नहीं कर सकते, कोई काम में एक लगे हुए नहीं रह सकते, ये बिल्कुल सही है। श्रवण करने में असफलता, ये डिसलेक्सिया की नहीं है, लेकिन शब्दों के अक्षर की स्थिति में उलटफेर कर रहा है तो वो डिसलेक्सिया की विशेषता है, ADHD की नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बिल्कुल सही है, बुद्धि लब्धि 25 से 70 के बीच होती है इनकी। असामान्य व अनियंत्रित मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी सही बात है, असामान्य और अनियंत्रित मानसिक प्रक्रियाएं करते हैं। बौद्धिक न्यूनता, ये भी सही है, लेकिन शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय पूर्णतः नहीं होते, मंद बुद्धि होती है, लेकिन जो 50 से 70 के बीच वाले हैं उनको शिक्षण दिया जा सकता है, तो इसे शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय नहीं कह सकते। तो इसका ध्यान रखना आपको, 25 से 70 के मध्य पूर्णतः शिक्षणीय कोई भी नहीं होता, शिक्षित किया जा सकता है, किसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षण ही नहीं है।
जो 70 वाले हैं उनको शिक्षण दिया जा सकता है, तो इसका 60 से 70 वाले हैं उनको शिक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? इसमें कौन सा ऐसा है जो सकारात्मक दंड से है? ये देखो, ये प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और सकारात्मक दंड, नकारात्मक दंड और सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, पिछली बार रेट में भी ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो आप इस पर ध्यान से पढ़ें। और अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट कर देना नीचे कि सर ये सकारात्मक दंड वाला कौन सा क्या कंसेप्ट है, तो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा इसके बारे में कोई भी जो भी मैटर है वो। व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति। व्यवहार में वृद्धि के लिए अप्रिय उद्दीपक को हटाया जाए। व्यवहार में वृद्धि के लिए देखो, अगर जहाँ जहाँ दंड आएगा वहाँ व्यवहार में कमी होगी, व्यवहार में वृद्धि नहीं होगी। अगर जहाँ पुनर्बलन आ रहा है वहाँ व्यवहार में वृद्धि होगी। तो जो सकारात्मक दंड होता है उसके लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति की जाती है। तो ये इसका सही आंसर हो गया। जैसे अप्रिय उद्दीपक की मान मतलब हो गया किसी को विद्युत आघात करना, तो विद्युत आघात है, ये सकारात्मक दंड है। अधिगम की विशेषता नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन है, मानव संस्कार तथा क्षमता में परिवर्तन है। अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं और परिवर्तन के उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होते हैं। अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। से तीनों बातें सही हैं, लेकिन सी आंसर है, इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं और संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो परिपक्वता के कारण होता है। आपको पता है परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन हो रहे हैं वो अधिगम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नैतिक विकास का चरण है या स्तर है? तो ज्ञानात्मक चिंतन का काल, ये तो नहीं है। संवेदीगामक काल, ये पियाजे का है। प्रतीकात्मक न्याय का नैतिक काल, ये भी नहीं है। तो इसका कौन सा हो गया? पश्च शुद्धिगत नैतिक चरणा, ये स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी, ये इसका चरण है कोलबर्ग के अनुसार। अधिगम के अंतिम प्रश्न आज का, अधिगम के संप्रदाय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसने प्रतिपादित किया है? संज्ञानवादियों ने, व्यवहारवादियों ने, प्रतीकवादियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिगम का संप्रदाय निर्माण और समस्या समाधान जैसे घटक है वो संज्ञानवादियों ने प्रस्तावित किया है, प्रतिपादित किया है। तो इसका सही आंसर है संज्ञानवादी। ये थे 30 प्रश्न जो कलाम प्री रीड 2.0 के द्वारा बनाया गया पेपर है और लेवल का पेपर है, एकदम बढ़िया है। रीट के अकॉर्डिंग पेपर बनाया गया है। जिन्होंने ऑफलाइन एग्जाम दिए उनके जो झिझक थी वो भी दूर हुई होगी। और ये पेपर अगर आपने ऑफलाइन एग्जाम नहीं दिए तो पेपर टेलीग्राम पर इसका साइको का उपलब्ध करा दूंगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। और आपको बता दूं टेलीग्राम की लिंक में कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, और वैसे आप सर्च कर लेना टारगेट विद MS। चलिए धन्यवाद। और आप कमेंट जरूर करना कि आपके 30 में से कितने बन रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।